हेलो दोस्तों, आपका इम्प्रूव लर्निंग विथ आदित्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज है 7 सितंबर 2020 और 7 सितंबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैं आप लोग के सामने लेके आया हूं। तो अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, तथा अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया गया है। तो दोस्तों अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया गया है 5 सितंबर को। अब दोस्तों ये अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया क्यों जाता है इसके बारे में आपको मैं बता दूं। तो दान के चैरिटी के महत्व को लोगों को बताने के लिए हर साल दुनिया में 5 सितंबर को इंटरनेशनल चैरिटी डे अर्थात अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों इसी दिन मदर टेरेसा की पुण्यतिथि भी होती है। इसकी शुरुआत यूनाइटेड नेशंस ने 2012 में की थी। इतना आप लोग इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त हुए हैं। तो दोस्तों जो पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं ये हैं आयुष्मान खुराना और इन्हें ही अभी बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम बजाज एलियांज के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 2001 में। इसका हेडक्वार्टर है पुणे में और ये एक इंश्योरेंस कंपनी है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में SBOTOP स्पोर्ट्स बुक ब्रांड के पहले क्रिकेट एम्बेसडर कौन बनाए गए। तो दोस्तों जो पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं ये हैं वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर ड्वेन ब्रो और इन्हें ही अभी SBOTOP स्पोर्ट्स बुक ब्रांड का क्रिकेट एम्बेसडर बनाया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में टीचर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों जो पिक्चर में दिखाई दे रही हैं ये हैं डॉक्टर राजकुमारी चौहान। ये उत्तराखंड से बिलोंग करती हैं दोस्तों और इन्हें ही अभी टीचर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में क्रोएशिया में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं। तो दोस्तों जो पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं ये है राजकुमार श्रीवास्तव और इन्हें ही अभी क्रोएशिया में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। चलिए अब हम क्रोएशिया के बारे में देख लेते हैं। तो क्रोएशिया की कैपिटल है जाग्रेव, राष्ट्रपति हैं कोलिंडा, प्रधानमंत्री हैं इवो सनादेर और करेंसी है क्रोएशिया की कूना। अगला क्वेश्चन हमारा है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की हालिया आंकड़ों के अनुसार भारत का अप्रैल से जून तक की तिमाही में जीडीपी में कितने प्रतिशत की गिरावट हुई है। तो दोस्तों जीडीपी में 23.9% की गिरावट हुई, यानी -23.9% हुआ है हमारा जीडीपी। ये अप्रैल से लेकर जून तक की तिमाही का ये सारा आंकड़ा है। अब दोस्तों राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के बारे में देख लेते हैं। तो भारत सरकार ने 12 जुलाई 2006 को राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना की थी। दोस्तों इसकी स्थापना रंगराजन आयोग, जिसमें भारतीय संघ की प्रणाली 2001 में समीक्षा की गई थी, की सिफारिशों के आधार पर मंत्रिमंडल के निर्णय के बाद लिया गया था। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इसके प्रमुख है वर्तमान में विमल कुमार। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अभी हाल ही में इटली में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों अभी इटली में भारत के नए राजदूत बनी है डॉक्टर नीना मल्होत्रा। तो चलिए हम अब इटली के बारे में देख लेते हैं। तो इटली की कैपिटल है रोम, राष्ट्रपति हैं सर्जियो मटरेला, प्रधानमंत्री हैं ग्यूसेप कौते। गणराज्य की घोषणा हुई थी 2 जून 1946 को और यहां की करेंसी है यूरो। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों में अनिवार्य अंग्रेजी माध्यम के लिए किस राज्य के फैसले के खिलाफ आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। तो दोस्तों अभी सुप्रीम कोर्ट ने
राज्यों में स्कूलों में अनिवार्य अंग्रेजी माध्यम के लिए जो एक फैसला लिया गया था, उसके खिलाफ कोई भी आदेश देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। तो वो राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने स्कूलों में अनिवार्य जो अंग्रेजी की शिक्षा है वो कर दी थी। तो चलिए हम सबसे पहले दोस्तों आपको सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कुछ तथ्य बता देते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि यह भारत की शीर्ष अदालत है जो 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। दोस्तों इसका मुख्यालय है नई दिल्ली स्थित तिलक मार्ग। इसके बारे में बताया गया है संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 के अनुच्छेद 124 से 147 के अंतर्गत। उच्चतम न्यायालय में अगर कुल न्यायाधीशों की बात करें तो 30 तथा एक मुख्य न्यायाधीश होता है जिसकी नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। दोस्तों इसके अलावा उच्चतम न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु होती है 65 वर्ष। उच्चतम न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 124 के तहत उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के साथ विचार विमर्श करने के बाद किया जाता है। अर्थात जो इनके न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, लेकिन उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के साथ विचार विमर्श करने के बाद। दोस्तों ब्रिटिश काल के दौरान इसे भारत की संघीय अदालत कहा जाता था, जिसकी स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत की गई थी। वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट भवन की आधारशिला है वो 24 अक्टूबर 1954 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने रखी थी। और केरल की सुश्री अन्ना चांडी भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश थी, परंतु सुप्रीम कोर्ट की अगर पहली महिला न्यायाधीश की बात करें तो वो थी फातिमा बीबी, जिनकी नियुक्ति 1959 में की गई थी। तो इतना आप लोग थोड़ा बहुत तथ्य जो है सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम आंध्र प्रदेश के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है हैदराबाद, प्रस्तावित कैपिटल है अमरावती जो 2024 से प्रभावी होगी। मुख्यमंत्री है YS जगनमोहन रेड्डी, राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन और साक्षरता दर है 66.64%। और जो साक्षरता दर है ये 2011 की जनगणना के अनुसार है, तो इसमें काफ़ी हद तक सुधार हुआ होगा। अभी जो 2021 में जनगणना होगी तो उसमें नया फैक्ट जो इससे रिलेटेड देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन अर्थात SCO परिषद के शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों अभी इसकी मेजबानी करेगा भारत। अभी हाल ही में इसके विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी जो रसिया में हुई थी और भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किए थे हमारे भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी। अब चलिए हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी संघाई सहयोग संगठन की 2001 में। इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग चाइना में। सेक्रेटरी जनरल है व्लादिमीर नोरोव और यहाँ की इसकी आधिकारिक 2 भाषाएं हैं चीनी तथा रूसी। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अभी हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर M वीर लक्ष्मी को नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों अभी तमिलनाडु में भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर M वीर लक्ष्मी को नियुक्त किया गया है। तो चलिए हम पहले तमिलनाडु के बारे में देखते हैं। तो तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, मुख्यमंत्री है के पिलानी स्वामी, राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित, पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में मुरली रामकृष्णन को किस बैंक का नया MD और CEO नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों अभी मुरली रामकृष्णन को साउथ इंडियन बैंक का नया MD और CEO नियुक्त किया गया है RBI के आदेश पे। तो चलिए हम पहले साउथ इंडियन बैंक के बारे में देख लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 29 जनवरी 1929। चेयरमैन इसके हैं सलीम गंगाधरन, MD एवं CEO हैं मुरली रामकृष्णन जिनकी अभी हाल ही में नियुक्ति हुई है और हेडक्वार्टर है इसका केरल में और एक सार्वजनिक प्रकार का बैंक है। दोस्तों इनकी जो नियुक्ति है वो 1 अक्टूबर से प्रभावी होगी। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अभी हाल ही में वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस प्रतियोगिता
किस भारतीय ने जीती है? तो दोस्तों ये जो पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं ये है पी इयान और इन्होंने ही अभी वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस प्रतियोगिता जीती है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अभी हाल ही में किस देश ने भारत के पाकिस्तान को हथियार न बेचने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है? तो दोस्तों अभी भारत के रक्षा मंत्री रूस गए थे, वहां पर यह सारी वार्ता हुई है जो रूस ने स्वीकार कर लिया है कि भारत ने उससे बोला था कि आप पाकिस्तान को हथियार सेल नहीं करेंगे और रूस ने इस बात को स्वीकार कर लिया है। तो चलिए हम रूस के बारे में देख लेते हैं। तो रूस की कैपिटल है मॉस्को। राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन जो कि अब 2036 तक वहां के राष्ट्रपति बने रहेंगे। कानून में उन्होंने चेंज करके वहां पे चुनाव करवाए जिसमें उन्हें विजय मिली थी। प्रधानमंत्री है मिखाइल मिशुस्टीन। रूस की संसद का नाम है ड्यूमा और करेंसी है वहां की रूबल। नेक्स्ट है पाकिस्तान। तो चलिए पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद। राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। प्रधानमंत्री हैं इमरान खान। करेंसी है पाकिस्तानी रुपया और पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाले भारत के कुछ राज्य हैं पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर जो कि अब के केंद्र शासित राज्य हैं। दोस्तों इसके अलावा भारत और पाकिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन है रेड क्लिफ लाइन, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि फ्रांस के बाद इंडो पैसिफिक रणनीति में शामिल होने वाला दूसरा यूरोपीय देश कौन बना है? तो दोस्तों फ्रांस के बाद इंडो पैसिफिक रणनीति में शामिल होने वाला दूसरा देश बना है जर्मनी। तो चलिए हम थोड़ा सा पहले ये इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी क्या है, रणनीति क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। इसे हिंदी में कहते हैं हिंद प्रशांत रणनीति। तो दोस्तों हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के कुछ भागों को मिलाकर जो समुद्र का एक हिस्सा बनता है उसे इंडो पैसिफिक एरिया अर्थात हिंद प्रशांत क्षेत्र कहते हैं। इन क्षेत्रों में पड़ने वाले देशों को हिंद प्रशांत देश या इंडो पैसिफिक कंट्री कहा जाता है। दोस्तों इस क्षेत्र के अंतर्गत दक्षिण चीन सागर भी आता है और आपको पता है कि दक्षिण चीन सागर में ही काफ़ी ज़्यादा विवाद है चाइना और दूसरे देशों को लेकर के, विशेष करके अमेरिका। तो दोस्तों जिसे अमेरिका अपनी वैश्विक स्थिति को पुनर्जीवित करने के लिए अपनी रणनीति का एक हिस्सा मानता है दक्षिण चीन सागर में, इसीलिए चाइना और अमेरिका के बीच में ज़्यादा टकराव हो रहे हैं। दोस्तों जबकि चाइना जो दक्षिण चीन सागर पर अपना प्रभुत्व बताता है और अमेरिका को कड़ी चुनौती देता रहता है, जिसके लिए ट्रंप द्वारा भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य प्रमुख एशियाई देशों विशेष रूप से जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर एशिया प्रशांत जो रणनीति है उसके तहत चीन को रोकने की रणनीति बनाई जा रही है। दोस्तों इंडो पैसिफिक क्षेत्र की बात करें तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्षेत्र में कुल 38 देश शामिल हैं जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 44% ऑक्युपाई करते हैं। विश्व की कुल आबादी का 65% लोग हैं इसमें और विश्व की कुल जीडीपी का 62% और विश्व के जो कुल माल व्यापार है उसका 46% ये इंडो पैसिफिक जो कंट्री है वो योगदान देते हैं। अब चलिए हम फ्रांस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन। प्रधानमंत्री हैं एडवर्ड फिलिप। फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 में और गणराज्य की घोषणा हुई थी 1958 में। यहाँ की करेंसी है यूरो तथा CFA फ्रांक। अब बात करते हैं हम जर्मनी की। तो जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन। चांसलर है वहाँ की एंजेला मार्कल और राष्ट्रपति हैं फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर और वहाँ की करेंसी भी है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किसे फॉर्च्यून अंडर 40 लिस्ट में शामिल किया गया है? तो दोस्तों आकाश अंबानी एवं ईशा अंबानी, बायजू रविंद्रन और मनु कुमार जैन, इन चारों लोगों को फॉर्च्यून 40 अंडर 40 लिस्ट में शामिल किया गया है। तो चलिए हम थोड़ा सबसे पहले बायजू रविंद्रन के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों ये है बायजू द लर्निंग एप्लीकेशन के प्रमुख तथा इन्होंने ही 2015 में इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। वर्तमान में ये कुछ $6 बिलियन अर्थात लगभग 41 अरब डॉलर की संपत्ति के मालिक हैं। इनका जन्म केरल में हुआ था और आज ये सबसे कम उम्र के उद्यमियों में से एक है। दोस्तों याद रखिएगा 40 अंडर 40 मतलब टॉप 40 जो है वो 40 साल के अंदर के जो टॉप 40 बिजनेसमैन हैं उनको
फोर्ब्स ने इस सूची में शामिल किया है, तो उसमें ये भी हैं बायजू रविंद्रन। अगले हैं मेरठ के मनु जैन। यह जो Xiaomi है उसके ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट हैं। इसके अलावा यह Xiaomi इंडिया के MD भी हैं। इनकी कुल संपत्ति जो है वो 320 करोड़ रुपए है और 2007 में IIM कोलकाता से इन्होंने मैनेजमेंट की पढ़ाई की और Xiaomi की भारत में सफलता का जो श्रेय है वो मनु जैन को ही दिया जाता है। अब बात करते हैं हमें ईशा अंबानी और आकाश अंबानी की। तो ये दोनों जुड़वा भाई बहन हैं और ये लोग भारत के सबसे रईस व्यक्ति मुकेश अंबानी के बच्चे हैं। 2014 में ही दोनों ने रिलायंस रिटेल में डायरेक्टर के तौर पर काम करना स्टार्ट कर दिया और फेसबुक की तरफ से अभी हाल ही में जो रिलायंस जियो में निवेश किया गया लगभग 43,574 करोड़ का, उसमें इन दोनों लोग की काफ़ी बड़ी भूमिका मानी जाती है। अब आपको मैं फोर्ब्स के बारे में बता देता हूं। तो यह एक निजी स्वामित्व वाली प्रकाशन और मीडिया कंपनी है जो पत्रिकाओं का प्रकाशन करता है और इंटरनेट पर अग्रणी व्यावसायिक साइटों में से एक है forbes.com। दोस्तों ये तीसरे नंबर पर आता है। यह फोर्ब्स एशिया, फोर्ब्स वुमन, फोर्ब्स लाइफ पत्रिकाओं का भी प्रकाशन करती है और पूरी दुनिया में इसके लगभग 60 लाख से अधिक उपयोगकर्ता हैं इसे पढ़ने वाले। तथा प्रथम पत्रिका की शुरुआत की बात करें तो 1917 में हुई थी और फोर्ब्स का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अभी हाल ही में किस देश के खगोलविदों ने पृथ्वी से करीब 9.3 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित AUDFS-01 नाम के एक आकाशगंगा की खोज की है। तो दोस्तों अभी भारत के ही खगोलविदों ने इस AUDFS-01 नाम के आकाशगंगा की खोज की। दोस्तों अगर इसके बारे में बात करें तो इसकी खोज इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे के डॉक्टर कनक साहा के नेतृत्व में खगोलविदों की एक टीम ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अभी हाल ही में किस देश ने भारत को कोविड-19 के संकट की आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए 3500 करोड़ रुपए का आधिकारिक विकास सहायता ऋण दिया है। तो दोस्तों अभी जापान ने भारत को लगभग 3,500 करोड़ रुपए का आधिकारिक विकास सहायता ऋण दिया है। अब ये दिया गया है कोविड-19 से लड़ने में भारत के जो प्रयास हैं उसका समर्थन करने के लिए। जापान ने भारत को लगभग 3500 करोड़ रुपए का आधिकारिक विकास सहायता ऋण दिया है। तो चलिए हम सबसे पहले जापान के बारे में देखते हैं। जापान की कैपिटल है टोक्यो, प्रधानमंत्री हैं शिंजो आबे, करेंसी है जापानी येन, संसद का नाम है डाइट। यह भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अभी हाल ही में किस देश की एक शीर्ष अदालत ने हिंदू विधवा महिलाओं को कृषि और गैर कृषि जमीन दोनों पर अधिकार देने की घोषणा की है। तो ये बांग्लादेश की एक शीर्ष अदालत ने हिंदू विधवा महिलाओं को कृषि और गैर कृषि जमीन दोनों पर अधिकार देने की घोषणा की है। तो चलिए हम बांग्लादेश के बारे में देखते हैं। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद, प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, करेंसी है वहाँ की टका और अभी 2019 में जो अंडर-19 वर्ल्ड कप हुआ था उसे भी बांग्लादेश ने भारत को हरा के जीता था। इसके अलावा बांग्लादेश के साथ सीमा बनाने वाले भारत के कुछ राज्यों की बात करें तो उसमें है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा तथा अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा जिससे आप डेली करंट अफेयर्स से अपडेटेड रहें। इसके अलावा दोस्तों मैं इस चैनल पर जीएस रिलेटेड और भी दूसरी वीडियोज़ अपलोड करता हूँ, तो उसे भी देखने के लिए आप बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा जिससे कोई भी वीडियो अगर अपलोड करता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाया करेगी। धन्यवाद।